नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एक्सटिंक्ट स्पीसीज एंड कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आज के वीडियो में हम लोग जो दो छोटे टॉपिक के बारे में जानेंगे। पहला टॉपिक क्या है कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज मतलब ऐसी कौन कौन सी जातियां हैं जो पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की जो मतलब विलुप्त हो गई, गायब हो गई। ये भी जानेंगे कि विलुप्ति का कारण उनके क्या रहा और एक्सटिंक्शन का कॉन्सेप्ट किस वैज्ञानिक ने दिया था और फादर ऑफ एक्सटिंक्शन के नाम से किसको जानते हैं और एक्सटिंक्शन के प्रमुख कारण क्या क्या हैं। दूसरा जो टॉपिक है वह है कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मीन्स कि जैव विविधता के ऐसे प्रमुख कारण कौन कौन से हैं जिनसे जैव विविधता क्या होती है, डिग्रेड होती है, ख़त्म होती है और उसका एडवर्स इम्पैक्ट क्या है। इसके पहले के वीडियो में हम लोग ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ चुके हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, कौन कौन से कारक हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी के कौन कौन से फैक्टर हैं जो बायोडाइवर्सिटी को नष्ट कर रहे हैं। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। देखिए, एक्सटिंक्ट स्पीसीज का मतलब क्या हो गया, ऐसी पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की या एक प्लांट एनिमल की ऐसी जातियाँ जो किसी फैक्टर, किसी कारक के वजह से क्या हो गई, बहुत लंबे समय तक प्लेनेट में, अर्थ पर नहीं रह पाई और वह ख़त्म हो गई। मतलब उनकी एक भी स्पीसीज या जाति क्या है पूरे विश्व में, प्लेनेट पर कहीं नहीं है। तो ऐसे हम लोग पेड़ पौधों की या जीव जंतुओं की जो जातियाँ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। और ये प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्शन। दूसरा पॉइंट है कि एक्सटिंक्शन का कॉन्सेप्ट किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो फ्रेंच के नेचुरलिस्ट थे जॉर्ज क्यूवियर। इन्होंने एक्सटिंक्शन कॉन्सेप्ट को सबसे पहले दिया था, इसीलिए इनको हम जो है कि फादर ऑफ एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्तीकरण के पिता के नाम से भी इनको जानते हैं। अब हम लोग अगर टाइप की बात करें कि एक्सटिंक्शन के टाइप कितने हैं, तो जनरली इसको हम लोग दो जो ग्रुप में बांटा गया है, लोकल एक्सटिंक्शन और ग्लोबल एक्सटिंक्शन। मीनिंग कुछ पेड़ पौधों की या जीव जंतुओं की जातियाँ होती हैं, वह कुछ विशेष, कुछ लोकल या छिटपुट एरिया से क्या होती, ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन प्लैनेट पर या पृथ्वी पर अन्य जगहों पे पाई जाती हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो इसको हम बोलते हैं लोकल एक्सटिंक्शन। और कुछ जीव जातियों की संख्या ऐसी होती है पेड़ पौधों की जो कि पूरे विश्व से, पूरे वर्ल्ड से या प्लैनेट से गायब हो जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल एक्सटिंक्शन। कारण की अगर हम लोग बात करें तो सबसे मेजर कारण क्या है, हैबिटाट जो कि डिस्ट्रक्शन का है, फिर जो तमाम डेवलपमेंटल एक्टिविटी है, तमाम प्रकार की जो केमिकल फर्टिलाइज़र हम लोग की बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये तमाम फैक्टर हैं जो किसी न किसी प्रकार से क्या आ रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी को या एक्सटिंक्शन के लिए उत्तरदायी है। तो अब हम लोग एक एक करके पॉइंट वाइज देखते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, एक्सटिंक्ट स्पीसीज मतलब विलुप्त जातियाँ एंड कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, जैव विविधता के लॉस के प्रमुख कारण क्या है। तो इस साइड में हम लोग इसमें जानेंगे कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या है, उसके कारण क्या हैं, और इस साइड हम लोग जानेंगे कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या है। देखिए इसमें क्या लिखा गया, एक्सटिंक्ट स्पीसीज आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट एनिमल दोनों इसमें हैं, दैट नो लॉन्गर सर्वाइव ऑन अर्थ। मीनिंग एक्सटिंक्ट जातियाँ या विलुप्त जातियाँ वह जातियाँ हैं जो प्लेनेट पर या पृथ्वी पर बहुत लंबे समय तक एग्जिस्ट करने में, सरवाइव करने में सफल नहीं रहे और वह ख़त्म हो गए। या और सिंपल में देखें तो स्पीसीज दैट कंप्लीटली डिसअपीयर फ्रॉम प्लेनेट, ऐसी जातियाँ चाहे प्लांट चाहे एनिमल की बात हो जो प्लेनेट से कंप्लीटली ख़त्म हो गई, गायब हो गई।
नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटिंक्शन डेवलप बाय फ्रेंच नेचुरलिस्ट जॉर्ज क्यूवियर इन 1796। मतलब एक्सटिंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है इसको फ्रेंच के जो कि प्रकृतिवादी मतलब वैज्ञानिक थे जॉर्ज क्यूवियर, इन्होंने 1796 में इस कॉन्सेप्ट को दिया था। और इसी कारण से मतलब ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सटिंक्शन के बारे में इतना विधिवत सिस्टमेटिक ढंग से बताया था। इस कारण से जॉर्ज क्यूवियर साहब को हम फादर ऑफ एक्सटिंक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है कि एक्सटिंक्शन के टाइप कितने हैं। तो एक्सटिंक्शन के दो टाइप हैं, लोकल और ग्लोबल। नाम से स्पष्ट है। लोकल का मतलब क्या होता है? स्थानीय। मीनिंग कुछ प्लांट और एनिमल की जातियां ऐसी होती हैं जो कुछ विशेष कुछ छिटपुट या लोकल एरिया से क्या होगी, ख़त्म हो गई, लेकिन अन्य बाकी जगहों पर वह परसिस्ट पड़ी हैं, पाई जा रही हैं, मौजूद हैं अपने जीवित रूप में, तो उसको हम बोलेंगे लोकल जो कि एक्सटिंक्शन ये प्रक्रिया को। और ऐसे प्लांट और एनिमल की जातियां जो पूरे प्लेनेट से ही क्या हो, ख़त्म हो गई हों, गायब हो गई हों, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? ग्लोबल एक्सटिंक्शन के नाम से जानेंगे, जो पूरे ग्लोब से ही क्या हो, ख़त्म हो जाए। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन। ये 5 नंबर में प्रश्न लगभग जो कॉमन है कि एक्सटिंक्शन के विलुप्तीकरण के प्रमुख कारण क्या क्या है। देखिए पहला क्या है? पॉपुलेशन रिस्क सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो तमाम सारे जातियां होती हैं पेड़ पौधों की, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, अन्य जो चीज़ों की, तो उनमें क्या होता है, उनमें आपस में भोजन के लिए, पानी के लिए, लाइट के लिए, तमाम जो अन्य फैक्टर हैं, मतलब बायोटिक और जो एबायोटिक फैक्टर हैं, उनके लिए आपस में क्या होता है? स्ट्रगल होता है, संघर्ष होता है। तो उस स्ट्रगल में जो जातियाँ मतलब सफल होती हैं वही जो है कि एग्जिस्ट करती हैं। मीनिंग जो भोजन के लिए, पानी के लिए, तमाम अन्य चीज़ों के लिए जो कंपटीशन होता है, तो वह इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक दोनों टाइप का है। मतलब अलग अलग जातियों के ऑर्गेनिज्म के बीच अगर कंपटीशन हो रहा किसी भी चीज़ के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर टर्म यूज करते हैं, इंटर स्पेसिफिक जो कंपटीशन, और इंट्रा स्पेसिफिक मतलब विद इन द सेम स्पीसीज। अगर एक ही स्पीसीज के 10 ऑर्गेनिज्म हैं तो उनमें भी भोजन, पानी के लिए, स्पेस के लिए क्या होगा? संघर्ष होगा। तो सबसे प्रमुख कारण क्या है एक्सटिंक्शन का? पॉपुलेशन रिस्क। मतलब पॉपुलेशन अगर जो पॉपुलेशन है, क्राउडिंग है, तो इस क्राउडिंग में जो स्पीसीज अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएगी या इंट्रा स्पेसिफिक जो कंपटीशन में बीस नहीं पड़ेगी, वह धीरे धीरे क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल रिस्क। जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, इन्वायरमेंट में तमाम सारे जो समय समय पर क्या आते हैं, चेंजेज होते हैं, परिवर्तन होते हैं, तो ये इन्वायरमेंटल चेंज भी क्या होता है? एक्सटिंक्शन का बहुत बड़ा कारण है। अब ऐसे पेड़ पौधे, जीव जंतुओं की जातियां जो इस एक्सटिंक्शन के अनुसार अपने अंदर परिवर्तन लाएंगी, चेंजिंग लाएंगी, या जो नेचर के अनुसार या नेचर में फिट बैठेंगे, तो वही जातियां क्या होंगी? जीवित रहेंगी। और जो नेचर के अनुसार अपने आप को एग्जिस्ट नहीं कर पाया, अपने अंदर परिवर्तन नहीं करेगा, एडाप्ट नहीं कर पाएगा, तो निस्संदेह वह धीरे धीरे खत्म होगा। तीसरा पॉइंट है जेनेटिक रिस्क। जेनेटिक रिस्क का मतलब क्या हो गया कि जितनी भी पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की, माइक्रोब्स की जातियां हैं, सबका एक निश्चित जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और उसी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही कोई स्पीसीज जो होती है उसमें तमाम सारे कैरेक्टर, गुण जो होते हैं वह निर्धारित होते हैं। तो अब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जिस स्पीसीज का बेहतर होगा, तो वह क्या, वो अपने आप को कहीं पर एडवर्स कंडीशन में एडाप्ट करने की बात हो, स्ट्रगल की बात हो, तमाम अन्य फैक्टर में क्या वो जातियाँ हमेशा बेहतर होंगी।
और जिन स्पीसीज का, जिन जातियों का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बेहतर होगा वो अपने आप को जो सेटअप करने में, स्टेबल करने में सक्षम होंगी, और जिनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, बेहतर क्वालिटी का नहीं रहेगा, तो धीरे धीरे क्या करेंगी, विलुप्त हो जाएंगे। अगला पॉइंट है चौथा, नेचुरल फैक्टर। कुछ प्राकृतिक कारक भी हैं जो कि एक्सटिंक्शन के कारण बनते हैं, जैसे इसमें क्या है, अर्थक्वेक है और वोल्केनिक एरप्शन, मीनिंग कहीं पर जैसे भूकंप आ जाए या फिर ज्वालामुखी उद्गार। तो इसमें देखिए क्या लिखा गया ना कि एक्सटिंक्शन के दो कारण, लोकल और ग्लोबल। तो कई बार होता है कि कुछ विशेष पर्टिकुलर एरिया में ही अगर बहुत बड़े लेवल पे भूकंप आ गया, अर्थक्वेक की जो है, और दूसरा वोल्केनिक एरप्शन हो गया, अगर ज्वालामुखी उद्गार हो गया, तो उस पर्टिकुलर आसपास के एरिया में क्या हो सकता है कि पूरी स्पीसीज खत्म हो जाए। तो मीनिंग क्या हो गया, ये नेचुरल फैक्टर भी लोकल एक्सटिंक्शन के लिए उत्तरदायी है। और अगला है पांचवा, हैबिटाट डिस्ट्रक्शन। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कोई भी पेड़ पौधे या जीव जंतुओं की या माइक्रोब की जातियां हैं, वो जिस जगह पे रह रहे हैं, जिस जगह पे पाए जा रहे हैं, अगर हैबिटाट उनके फेवरेबल होगा, वहाँ पर उनको भोजन, पानी, हर चीज़ की व्यवस्था रहेगी, हर चीज़ अगर सुलभता से मिल जाएगी तो आसानी से वहाँ पे कोएग्जिस्ट करेगा। अगर हैबिटाट डिस्ट्रक्ट होगा, अब इसमें भी है कि जो ओवर पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, इससे भी क्या होता है कि हम लोग उनके रहने के जो स्थान है उसको ख़त्म कर रहे हैं। रोड बनाने के लिए, कैनाल बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, स्कूल कॉलेज बन रहे हैं, तमाम सारे फैक्ट्री लग रही हैं। ये तमाम सारे फैक्टर्स क्या होता है कि उनका हैबिटाट ख़त्म हो रहा है, और जिसके कारण भी क्या हो रहे हैं कि वह विलुप्त होते जा रहे हैं। चौथा है हंटिंग। ये मुख्य रूप से देखा जाए तो एनिमल केस में ज़्यादा जो कि फिट है। जैसे आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, तमाम सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, जिनकी जातियां क्या आगे विलुप्त हो चुकी हैं। तो या कुछ ऐसी भी जातियां हैं जो विलुप्ति के कगार पर हैं। क्योंकि इसमें अब अगर आपको डिटेल जो कि जानना होगा कि जो जातियां एक्सटिंक्ट हैं या जो हैं, या जो अभी एक तरीके से जो कि विलुप्ति के कगार पर कौन कौन से कारण थे, एक वीडियो हम इसके पहले बनाए हैं, रेड डेटा बुक। उस वीडियो में डिटेल रूप से बनाया गया कि रेड डेटा बुक क्या है, इसमें कितने कलर के अलग अलग टाइप के पेज होते हैं, और हर कलर के पेज पर अलग अलग प्रकार के स्पीसीज का वर्णन होता है। ये तमाम सारी इसमें बहुत डिटेल में बताया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। हंटिंग में ये है कि हम लोग क्या होते हैं कि जो तमाम सारे जीव जंतुओं की जातियां हैं, पक्षियों की जातियां, उसका क्या करते हैं, शिकार करते हैं। तो हंटिंग भी आजकल क्या होता है, गिरोह। कई बार होता है कि जो जानवर हैं, मतलब पशु पक्षी हैं, उनके फर के लिए, सींग के लिए, बोन के लिए, या कई बार एक गलतफहमी होती है कि उनमें जैसे टाइगर वगैरह में होता है कि कुछ पर्टिकुलर आर्गन से कुछ ऐसे केमिकल प्राप्त होते हैं जो कि तमाम सारी जो पावर की दवाइयाँ होती हैं उनमें उनका यूज होता है। तो इन तमाम सारे कारण से क्या होता है, लोग शिकार करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। और अगला है कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। जो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन जो बहुत बड़े लेवल, आज समय में देखा जाए तो बहुत बड़े लेवल पर क्या हो रहा है कि जगह जगह जो है कि रोड जिसे बन रहे हैं, अलग अलग फैक्ट्री बन रही हैं, या आप कई बार आप लोग देखे होंगे कि कहीं पर बहुत बड़े लेवल पर जंगल है, और क्या हुआ कि पर्टिकुलर वहाँ की जो सरकार व किसी पर्टिकुलर जो कंपनी क्या की एज ए ठेका पर या घूस के लिए, तमाम ऐसी चीज़ें अक्सर आती रहती हैं। क्या हुआ कि 100-200 एकड़ क्या उसको दे दिया। तो वहाँ पे क्या होता है कि वह बहुत क्रूरतापूर्वक वहाँ की जो पेड़ पौधों की जातियाँ होती हैं उसको क्या एक तरीके से समूल नष्ट कर देते हैं। तो सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना होगा। और नेक्स्ट है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन बहुत बड़ा फैक्टर। किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर पॉल्यूशन की दर, प्रदूषण की दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, चाहे सॉइल पॉल्यूशन हो, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, ठीक है। तो ये जितने भी टाइप के पॉल्यूशन हैं वो वहाँ पे रहने वाले पेड़ पौधे की जो जातियाँ हैं, माइक्रोब्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए क्या था, धीरे धीरे वो उनको एक तरीके से अनस्टेबल करता है। वो धीरे धीरे इरिटेट होते रहते हैं, और इस कारण से क्या होता है कि वह धीरे धीरे ख़त्म होते रहते हैं। और 9वां पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ पेस्ट, पैरासाइट एंड प्रेडेटर। कई बार ये भी होता है कि हम लोग लोकल जातियों को नेग्लेक्ट करके कुछ विदेशी जातियों को अपनाते हैं कल्चर के लिए या ग्रो कराने के लिए, क्योंकि उनमें उत्पादन क्षमता ज़्यादा होती है या उनसे हमें आर्थिक इनकम ज़्यादा मिलता है, पैसे की ज़्यादा कमाई होती है। तो ऐसे केसेज में क्या होते हैं कि तमाम सारे इंसेक्ट पेस्ट भी उनके साथ आ जाते हैं।
तो ये भी क्या है, या जो हम लोग तमाम सारे केमिकल फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र भी क्या कर रहे हैं कि तमाम सारे इंसेक्ट, पेड़ पौधों के लिए, माइक्रोब्स के लिए एक तरीके से नुकसानदायक होते हैं। तो ये भी एक कारण है जिससे क्या होता है कि जातियाँ जो कि ख़त्म हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं। तो एक प्रमुख पॉइंट था कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या है, उनका कारण क्या है। अब हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पर, कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, मतलब जैव विविधता के लॉस होने के कारण क्या है। तो इसके पहले एक वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ चुके हैं। फिलहाल हम लोग आज एक ओवरव्यू के रूप में केवल 1 मिनट में जान लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता, मीनिंग क्या हो गया, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, इकोसिस्टम में या हैबिटाट में जो विविध प्रकार की, डिफरेंट प्रकार की पौधों की जातियां हैं, एल्गी की जातियां हैं, फंजाई की जातियां हैं, माइक्रोब्स की जातियां हैं, एनिमल्स की जातियां हैं, इनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कहलाता है। और कोई पर्टिकुलर हैबिटाट या रीजन न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हेल्दी रहेगा, जितना रिच रहेगा, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी उतनी ज़्यादा रिच होती है। और जहाँ पर भोजन, पानी, बाकी समस्याएं होंगी तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी इतनी पुअर होती है। अगर सिंपल वे हम समझें, ऐसा कोई शहर हो जहाँ पर स्कूल, कॉलेज से लेके हॉस्पिटल से लेके हर मूलभूत जो आवश्यकताएँ वह वहाँ पर रहें, तो आप लोग देखेंगे कि ऐसे जगहों पर क्या होता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। और ऐसा कोई शहर हो जहाँ पर क्या हो कि तमाम सारे मूलभूत मौलिक जो सुविधाएं उनका क्या हो, विकास न हो, तो वहाँ पर क्या देखेंगे आप लोग कि एक तरीके से भूखमरी की मतलब समस्या रहती है, और ऐसे जगहों पर कोई जाना नहीं चाहेगा। तो सेम वैसे वह क्या है, इस सेंस में भी है। तो अब क्या है कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनके कारण से क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया का या हैबिटाट का या रीजन का या इकोसिस्टम की जैव विविधता खत्म हो रही है। तो देखिए, पहला कारण क्या है, हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, मतलब उनका जो रहने का स्थान है उसको हम लोग नष्ट कर रहे हैं। सबसे देखिए बड़ा कारण यह है कि पेड़ पौधे जो हैं, जो माइक्रोब्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनके मरने का, एक एरिया में छोड़ के दूसरे एरिया में जो कि पलायन करने का या ख़त्म होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि उनके जो रहने की का स्थान है उनको हम लोग क्या करना। जैसे कई बार आप लोग समाचार में सुनते होंगे कि कहीं पर कोई जंगल था, आज क्या उसको काट करके उसके लगभग 50% 60% पार्ट को ख़त्म कर दिया गया है। तब क्या देखते हैं हम लोग कि वहाँ से जो शेर हैं, अन्य जो जंगली जानवर क्या, तो वो गांव की तरफ, शहर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो भाई जब उनके हम रहने के स्थान को ख़त्म करेंगे तो क्या करेंगे, वो या तो हम लोग यहाँ पे अटैक करेंगे, या मतलब शहर की तरफ बढ़ेंगे, या तो फिर वो ख़त्म होंगे। अब प्रश्न ये है कि हैबिटाट को हम लोग डिस्ट्रक्ट क्यों कर रहे हैं। तो इसमें देखिए जो मूल कारण है, भोजन के लिए, ईंधन के लिए, ठीक है, और चारा के लिए, और टिम्बर मतलब लकड़ी के लिए, यही मूल कारण है। इसका ऐसा क्यों है, तो जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है, अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, तो अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए भोजन है, ठीक है, जो दवाएं हैं, लकड़ी है, तमाम सारे उद्योग की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि दिन प्रतिदिन इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन जो हमारा क्षेत्रफल है किसी गांव का, किसी राज्य का, किसी देश का, वो तो बढ़ नहीं रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हम लोग जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं, या जो जानवरों की, जंगली जानवरों के रहने का स्थान उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या गया, अति दोहन, मतलब जो जैविक रिसोर्स हैं उनका अति दोहन हम लोग कर रहे हैं। अब प्रश्न आता है कि जैविक रिसोर्स से क्या तात्पर्य है, तो इकोसिस्टम का जो जीवित, जो लिविंग फैक्टर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैविक फैक्टर बोलते हैं। तो अब जैसे अगर पॉपुलेशन क्या हो रहा है, जनसंख्या अगर हम लोगों की बढ़ रही है, तो इस बढ़ती जनसंख्या के पालन पोषण के लिए क्या करते हैं कि हम लोग तमाम सारे जंगली जानवर को भी मतलब शिकार करते हैं। तो शिकार एक कारण ये भी होता है कि हम लोग मांस के लिए करते हैं। कई बार यह है कि हम लोग पैसे के लालच में भी क्या करते हैं कि जंगली जानवरों का शिकार कर रहे हैं। फिर जनसंख्या बढ़ तो हम लोग पेड़ पौधों को काट रहे हैं। हर गांव में जो छोटे मोटे जो तालाब हैं या पेड़ पौधे, उनको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। तो जब ऐसे ही प्रक्रिया दिन प्रतिदिन कार्य बढ़ती जाएगी तो समस्या क्या आएगी
कि जो बायोटिक रिसोर्स है वो भी क्या करेंगे, कम होंगे। तो उन बायोटिक रिसोर्स पर जो पेड़ पौधे माइक्रोब्स निर्भर हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका जीवन, उनका अस्तित्व खतरे में आएगा और वो खत्म होंगे। थर्ड पॉइंट है चेंजिंग पैटर्न ऑफ लैंड यूज। खेती के तौर तरीके में जो अचानक आश्चर्यजनक जो मतलब बदलाव आ रहा है, इसका तात्पर्य है कि आज के समय हम लोग देखें क्या कि हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र पर या जो तमाम सारे पेस्टिसाइड्स हैं उन पर हम लोग की निर्भरता बहुत हद तक बढ़ी है। तो जितना ज़्यादा हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र यूज करेंगे, पेस्टिसाइड यूज करेंगे, तो इनका एक विपरीत, एक बुरा प्रभाव पड़ता है जो पेड़ पौधे हैं, माइक्रोब्स हैं, जो अन्य जीवधारी हैं। तो इसके कारण क्या है कि इनकी जो है कि पॉपुलेशन क्या धीरे धीरे ख़त्म होगी। कई बार है कि हम लोग जैसे कोई केमिकल या पेस्टिसाइड का छिड़काव किसी जो पौधे पर किए, वो केमिकल जो कि हवा के माध्यम से इन्वायरमेंट में गया, मिट्टी में गया, वाटर में गया, तो क्या करता है वही जो इकोसिस्टम, जो फूड चेन है, जो ऑर्गेनिज्म की एक चेन है, उसको कहीं ना कहीं क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, कुछ न कुछ के लिए नुकसानदायक होता है। एक कारण ये भी है कि आज समय में क्या जो खेती बाड़ी का जो तौर तरीका बढ़ा है, तो हम लोग खेती बाड़ी के लिए जो तमाम प्रकार के एग्रीकल्चरल टूल, जिसमें जैसे मतलब हार्वेस्टर इस टाइप की जो चीज़ें यूज कर रहे हैं, तो हार्वेस्टर क्या करता है, मिट्टी को बहुत बारीक उसको काट देता है। तो इससे भी उसमें तमाम सारे जो कीड़े मकोड़े हैं वो क्या करते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इससे भी क्या है कि हमारा इकोसिस्टम जो कि डिस्टर्ब होगा। तो ये हो गया कि जो खेती का जो हम लोगों का जो तरीका, जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है। और जो पैटर्न खेती का चेंज हुआ, इसका मूल कारण क्या है कि हम लोग के अंदर लालच इतनी ज़्यादा हो गई कि हम लोग किस प्रकार से खेती करें, कौन सा केमिकल यूज करें, कौन सा संकर बीज यूज करें कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़िया हो, हम अधिक से अधिक पैसे कमाएं। तो यही इसका सबसे प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है ओवर ग्रेजिंग। इसका हिंदी है अति चारागाह। अति चारागाह का मतलब ये हो गया, जैसे कोई कहीं पर कोई ग्राउंड है, वहाँ पे तमाम सारे वेजिटेशन हैं। हम लोग जब जानवरों को बार बार एक ही जगह पर चराने के लिए ले जाते हैं, या जंगली जानवर एक ही जगह पे बार बार अगर चरने के लिए जाएंगे, तो क्या करते हैं, घास फूस को एकदम जड़ से उसको चढ़ जाते, उसको ख़त्म कर देते हैं। मतलब क्या, उनको ग्रो करने का मौका नहीं मिलता है। और दूसरी बात यह है कि जब वो बार बार किसी पर्टिकुलर एरिया में जाते हैं घास को चरने के लिए, खाने के लिए, तो उनके पैर से, उनके खुर से जो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, वो टूट जाती हैं। और वो पेड़ पौधे या जो वनस्पतियाँ वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे वहाँ से ख़त्म होने लगते हैं, विलुप्त होने लगते हैं। तो ओवर ग्रेजिंग पर कंट्रोल किया जाए। अब इसमें क्या है कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे अगर इस टाइप के एरिया हो, ग्राउंड हो, जहाँ पर हम लोग जानवरों को मतलब चरा सकते हैं, या जंगली जानवर आके चर सकते हैं, भोजन प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसी समस्या नहीं है, क्योंकि कभी वो किसी दूसरे एरिया में जाए, कभी किसी दूसरे ग्राउंड में जाएंगे। लेकिन किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर एक ही ग्राउंड है, तो क्या है, वो भी भोजन के लिए विवश है, जंगली जानवर भी, तो वो भी क्या करेंगे, वो भोजन के लिए आएंगे। तो जब बार बार आएंगे तो इससे क्या जाएगा कि पेड़ पौधे की जो जड़ें होती हैं वो बहुत बुरी तरीके से कुचल जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, और इससे क्या होगा कि वो नष्ट होंगे, ख़त्म होंगे ही। नेक्स्ट है जो कि देखिए, ये जो बहुत बड़ी समस्या है कि जो मुख्य रूप से एनिमल है, विशेषकर इसमें जैसे अगर देखा जाए हाथी हैं, शेर हैं, जो जंगली जानवर हैं और जंगल में रहने वाले जो पक्षी हैं, एनिमल, उनका सबसे प्रमुख कारण ये है, ठीक है, हंटिंग करना और पॉकिंग करना। इसका मीनिंग क्या ये हो गया कि एक तरीके से लोग क्या करते हैं, एक गिरोह बना करके, आज समय का एक गिरोह बना करके लोग क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में जाते हैं और जंगली जानवरों को, पक्षियों को मार करके ख़त्म कर रहे हैं। तो इनके पीछे का मूल उद्देश्य क्या है, फर। जैसे बहुत ऐसे जंगली जानवर हैं जिनके शरीर पर, जैसे शेर का अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें, जो कि अलग अलग जितने इस टाइप के शेर, चीता, बाघ है, सब में देखेंगे तो उनके स्किन क्या होती है, उस पर अलग अलग कलर के क्या होते हैं, बाल होते हैं। तो उनमें एक फर बनता है, एक लाइनिंग बनता है। उसके लिए भी, फिर उनमें भोजन के लिए भी, हड्डियों के लिए, सींग के लिए, तमाम सारा। कई बार ये भी जो कुछ जंगली जानवर हैं उनमें ऐसा लोगों की भ्रांतियाँ हैं या मानना है कि उनके कुछ पर्टिकुलर आर्गन्स, कुछ ऐसे केमिकल का जो प्राप्त होता है, जिनका उपयोग हम लोग तमाम सारी जो पावर से रिलेटेड जो दवाएं हैं, जो पुरुषार्थ से रिलेटेड दवाएं, उसमें यूज किया जाता है। तो इस कारण से भी लोग क्या करते हैं, जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और उनको बेचते हैं।
तो इससे भी बहुत बड़े लेवल पर जो जंगली जीव जंतु हैं वह ख़त्म हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। तो इस सबसे बड़े ये भी है कि सरकार को इन चीज़ों पर क्या हो बहुत कड़ा एक्शन लेना चाहिए, इस पर नियम या स्ट्रिक्ट कानून बना करके उसको रोकना चाहिए। नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, झूम खेती बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसी को हम क्या बोलते हैं, झूम खेती। नाम से स्पष्ट है, शिफ्ट होना। तो इसमें क्या होता है कि अगर नॉर्थ इंडिया साइड में आप लोग जाएंगे, ऐसे एरिया में जहाँ पे मूल रूप से जनजातियाँ ही रहती हैं, तो जनजातियों को रहने के लिए क्या, तो उनके लिए कोई पर्टिकुलर उनके पास खेत ऐसा कुछ तो होता नहीं है कि या घर पर ऐसा कुछ है नहीं कोई एक जगह स्थिर रहे। तो क्या करते हैं, जंगलों के अलग अलग हिस्सों में घूम घूम के खेती करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसीलिए बोलते हैं, झूम खेती बोलते हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में जंगल के गए, वो अपना छोटा सा घर परिवार के साथ वहाँ पे छोटा सा मकान बनाते हैं। मकान का मीनिंग क्या कि तिरपाल इन सब चीज़ों का रहने के लिए, और वहाँ पे पेड़ पौधे जो वनस्पतियाँ उनको काट करके वहाँ पे क्या करते हैं, वह 1-2 सीजन खेती या साग सब्जी ऐसे कुछ ग्रो कराते हैं। अब वहाँ की मिट्टी की जब फर्टिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, फिर छोड़ के फिर जंगल किसी दूसरे हिस्से में चले गए, फिर किसी तीसरे हिस्से में चले गए। तो चूँकि जनजातियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इससे क्या होता है कि एक बहुत बड़े लेवल पर क्या होता है कि जंगल जो है कि इस माध्यम से विनाश होता है, नष्ट होता है। तो इसको रोकने का सबसे कारगर तरीका यही है कि अब ये नहीं कि हम उन जनजातियों को मारें या उनके ऊपर कोई, मतलब कि उनको भी भोजन पानी के लिए, आवास के लिए क्या हो, सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार उनके लिए मकान की, अस्थाई मकान की व्यवस्था करे, कुछ उनको खेती बाड़ी की व्यवस्था करे, उनके कुछ रोजगार की व्यवस्था करे, जिससे क्या हो उनका दिनचर्या, उनका जो भोजन पानी का काम वो चल सके। तो इस पर भी हम लोग धीरे धीरे जो कि रोक लगा सकते हैं। अगला है नेचुरल कैलामिटीज, मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो प्राकृतिक आपदा भी क्या है, बायोडाइवर्सिटी के ख़त्म होने का एक कारण है। जैसे इसमें क्या हो गया, फ्लड, बाढ़ हो गया, ड्राट, सूखा, तमाम प्रकार के जो साइक्लोन, जो चक्रवात आते हैं, ठीक है, वोल्केनो, ठीक है, तमाम सारे जो रह के जो कि ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, और फायर्स, कई बार होता है जंगलों में जो आग लग जाती है। तो ये तमाम क्या है, ये नेचुरल कारण है। और ये नेचुरल कारण से ही क्या था, अगर कहीं पर कोई पर्टिकुलर एरिया, कहीं पर बायोडाइवर्सिटी कितना भी रिच हो, बाढ़ आ गई, कई महीनों तक तो पानी अगर भरा रह गया, तो क्या करते हैं, वहाँ पर पेड़ पौधों की जातियाँ, माइक्रो जातियाँ ख़त्म हो गई। सूखा, बहुत बड़े लेवल पर सूखा पड़ गया, जातियाँ ख़त्म हो जाएंगी। साइक्लोन, कोई चक्रवात आ गया, इसमें भी क्या था, पूरा तहस नहस हो जाता है, ठीक है। कहीं पर अगर जो कि ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो उसके आसपास के एरिया वैसे ख़त्म, और फायर, आग लग गई तो उसमें भी ख़त्म। तो ये नेचुरल फैक्टर है, लेकिन ये भी फैक्टर क्या बहुत बड़े लेवल पर जो है कि इन सब समस्या, मतलब बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए क्या है, उत्तरदायी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज। अभी बताया गया एक्जोटिक मतलब या विदेशी जातियाँ। कई बार ये होता है कि हम लोग अगर जानवरों में भी देखें तो बहुत सारे हाइब्रिड, जो उसके ब्रीड, संकर ब्रीड आ गए, उनको हम लोग क्या करते हैं, उनको एज ए शौकिया पालते हैं। कई बार इससे ज़्यादा उपयोग इसका क्या होता है, खेती बाड़ी में होता है। खेती बाड़ी में हम लोग पेड़ पौधों में जो तमाम ऐसी जातियाँ हैं जो संकर, जो विदेशी हैं, उनको हम लोग 2-3 कारणों से ग्रो कराते हैं। पहला ये कि जो संकर या जो हाइब्रिड जातियाँ, जो फॉरेन, जो मतलब विदेशी जातियाँ हैं, तो विदेशी जातियाँ क्या है कि कम समय में जो फ्रूटिंग फ्लावरिंग होने लगती है, फ्रूटिंग फ्लावरिंग ज़्यादा जो होती है, तो इससे क्या होता है कि हमें ज़्यादा इनकम का, ज़्यादा पैसे कमाने का चांसेज रहता है। तो हम लोग जितनी ज़्यादा विदेशी जातियों को प्राथमिकता देंगे, तो इससे जो हमारा लोकल, जो स्थानीय जातियाँ पेड़ पौधों की, वह निस्संदेह धीरे धीरे ख़त्म होंगी। तो इस पर भी हम लोग क्या करें कि स्वविवेक से, या सरकार इसके लिए लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करे, अवेयरनेस लाए कि हम लोग विदेशी जो जातियाँ हैं पेड़ पौधों की, जानवरों की, उनका उपयोग कम से कम करें, ठीक है। तो जितना हम लोकल स्पीसीज को बढ़ावा देंगे, उतना हमारा इकोसिस्टम जो होगा वह हेल्दी होगा। और नेक्स्ट है डेवलपमेंटल एक्टिविटी।
अब डेवलपमेंटल एक्टिविटी में तमाम सारे विकास, तो विकास क्यों हो रहे हैं? ओवर पॉपुलेशन, जैसे हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इस जनसंख्या के भरण पोषण के लिए हम रोड बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, डैम बनाएंगे, नहर बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे। तो इससे भी क्या होता है कि जो बायोडाइवर्सिटी हमारी ख़त्म हो रही है। अब इसमें डेवलपमेंटल एक्टिविटी में क्या है? रोड है, कैनाल्स हैं, डैम्स हैं, स्कूल हैं, फैक्ट्री हैं। तो ये सारे कारण क्या है? जब इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, इससे क्या क्या आज के हम अगर जो 50 साल जो पहले देखें तो क्या है कि स्कूल कॉलेज संख्या बहुत कम थी। अगर स्कूल कॉलेज के लिए आज जनसंख्या बढ़ गई है तो स्कूल कॉलेज की संख्या क्या हो गई? 10 गुना लगभग बढ़ गई है। तो स्कूल कॉलेज जितना ज़्यादा बढ़ रहे थे, कहीं न कहीं क्या है कि कल्टिवेटेड या कल्चर युक्त भूमि पर जंगल फॉरेस्ट को काट के हम लोग बना रहे हैं। तो इससे क्या होगा? उनकी संख्या घटेगी, उनका अस्तित्व खतरे में आएगा। अगला पॉइंट है इन्वायरमेंटल कॉजेज, मतलब प्राकृतिक कारण क्या है, मतलब इन्वायरमेंट किस प्रकार से उत्तरदायी है बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए। तो इसमें देखिए है ओजोन लेयर डिप्लेशन है, एसिड रेन है और ग्लोबल वार्मिंग है। इन तीनों टॉपिक पर भी हम ऑलरेडी पहले से वीडियो बना चुके हैं। ओजोन लेयर डिप्लेशन पर भी, ओजोन लेयर का क्षरण है, अम्ल वर्षा है और ग्लोबल वार्मिंग। देखिए ओजोन लेयर डिप्लेशन की मीनिंग ये है कि हम लोग अपने जो विलासिता के लिए, आराम के लिए जो तमाम सारे केमिकल का यूज करते हैं, तो एक केमिकल में मूल रूप से अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें, जिसका उपयोग जो है कि रेफ्रिजरेटर में कूलिंग एजेंट के रूप में होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है? धीरे धीरे ये जो कि एटमॉस्फेयर में जाता है और स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में जो ओजोन की जो परत है, लेयर है, ये ओजोन की परत क्या करती है? सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को रोक करके हम लोगों को स्किन से रिलेटेड जो कैंसर, स्किन बर्न है, तमाम सारी चीज़ों से क्या करती है? बचाती है। तो इसकी भी समस्या कि आज समय में बढ़ रही है, ये भी एक कारण है। एसिड रेन में बताया गया कि तमाम सारी इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से, 2 व्हीलर 4 व्हीलर से जो नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड निकल के एयर में जाते हैं, तो एयर में वो गैसेस रूप में प्रेजेंट होते हैं। और जब फर्स्ट टाइम बारिश होती है, पहली, दूसरी या मतलब तीसरी बारिश में, तो ये नाइट्रोजन के और सल्फर के ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं। इनका पीएच इतना कम होता है कि जब किसी पौधे पे जाते हैं, कहीं पे इकट्ठा होते हैं, तो ये तमाम प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। और इसके बाद आता है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग है कि हम लोग बढ़ती जनसंख्या के कारण जो तमाम सारे पौधों का जो तेज़ी से कटाई कर रहे हैं, तो पौधे एक ऐसे हैं जो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बदले में भोजन और ऑक्सीजन देते हैं। तो पौधों की संख्या इतना ज़्यादा घट गई है और हमारा पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि CO2 की मात्रा पहले की तुलना में लगभग देखा जाए तो 10 गुना के आसपास बढ़ गई है। तो CO2 की मात्रा बढ़ जाने से जो सूर्य की लाइट आती है और जब रिफ्लेक्ट बैक जाती है, ये जो हाई CO2 की जो मात्रा है वो अधिक से अधिक लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे क्या हमारे ब्रह्मांड का तापमान बढ़ गया है 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ब्रह्मांड का गर्म होना। और ऐसे ही अगर स्थिति बनी रहे तो आने वाले समय में तमाम सारे ग्लेशियर पिघल करके समुद्र में मिल जाएंगे। तो जो समुद्र के आसपास के जो राज्य हैं, देश हैं, वह उनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो तीनों टॉपिक पर हम 3 अलग अलग वीडियो बनाए, आप लोग देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और लास्ट पॉइंट है फिशिंग। देखिए फिशिंग भी एक बहुत बड़ा कारण है। पहले क्या होता था कि गांव में ऐसे भी लोग सिंपल प्रकार की जालों का उपयोग करके मछलियों के, अन्य जो जलीय जीव जंतु को छानते थे खाने होने के लिए। आजकल क्या है कि जो ह्यूज फिशिंग नेट, बहुत बड़े लेवल पर फिशिंग नेट ऐसा यूज करते हैं कि जिसमें क्या होता है कि पूरे तालाब को एक तरीके से उसमें जितने भी माइक्रोब्स हैं सबको छान करके, जितने कीड़े मकोड़े सबको अलग कर देते हैं। इससे भी नुकसान है। दूसरा है कि जो सबसे खतरनाक जो है बॉटम वैक्यूमिंग जो सिस्टम क्रिएट करते हैं, मतलब जो कि बॉटम जो कि वैक्यूमिंग मतलब ये हो गया कि वह जो तालाब है या जो मतलब वाटर बॉडी है उसके बॉटम पर वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, निर्वात, मतलब वहाँ से ऑक्सीजन की मात्रा को ख़त्म कर देते हैं। और जैसे वैक्यूम जो कि क्रिएट होता है, जितने भी वहाँ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, मछली, जीव जंतु सब के सब परेशान होकर के क्या आते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं और आसानी से क्या आते हैं, उसको जाल से छान के अलग कर लेते हैं। तो ये फिशिंग की समस्या भी क्या है, बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए बहुत बड़ा कारण है। तो ये था आज का वीडियो। अब आज की वीडियो में अगर हम लोग देखें, 1 मिनट और अगर देखें तो इसमें 2 चीज़ें बहुत कॉमन हैं। पहला कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या है, तो ऐसी पौधों के, जंतुओं की जातियाँ जो किसी कारण से बहुत लंबे समय तक जो कि प्लेनेट में या एटमॉस्फेयर में कहें या फिर कहें पृथ्वी पर नहीं रह पाई, विलुप्त हो गई, ख़त्म हो गई, उसको हम एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहते हैं। एक्सटिंक्शन का कॉन्सेप्ट जॉर्ज क्यूवियर
जो फ्रेंच के मतलब जो कि वैज्ञानिक थे उन्होंने इस टर्म को दिया था, इसलिए उनको हम फादर ऑफ एक्सटिंक्शन के नाम से भी जानते हैं। एक्सटिंक्शन के दो टाइप हम लोग पढ़े, लोकल एक्सटिंक्शन, कोई पर्टिकुलर जाति लोकल एरिया से अगर गायब हो जाए लेकिन अन्य जगहों पर हो तो लोकल एक्सटिंक्शन बोलेंगे। और कोई जाति पेड़ पौधे जीव जंतु के पूरे ब्रह्मांड से अगर ख़त्म हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोबल एक्सटिंक्शन बोलेंगे। इसके कारण बहुत सारे बताए गए। फिर बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग जो कि पढ़ें। तो उम्मीद है आप लोग अगर ध्यान से कंसंट्रेट होकर के पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा। और आप लोग हमारे वीडियो को देखिए, उस पर कमेंट करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, इससे हमें क्या होगा, एक इंटरनल फीडबैक मिलेगा और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।